नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक नए बिंदु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज का हमारा बिंदु है भारतेंदु जी, हिंदी साहित्य के चंद्र, हिंदी साहित्य के चंद्रमा के रूप में जाने जाने वाले भारतेंदु, भारत के इंदु, भारतीय चंद्रमा, जिन्हें भारतीय चंद्रमा के नाम से जाना जाता है भारतेंदु। आधुनिक काल के जन्मदाता भी जिन्हें माना जा सकता है। आधुनिक काल का प्रारंभ ऐसा कह सकते हैं कि भारत में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें दो स्वर्णकाल माने गए हैं। उनमें से पहला स्वर्णकाल जो माना गया है वो भक्ति काल को माना गया है और दूसरा स्वर्णकाल जो माना गया है वो आधुनिक काल को माना गया है। और उस स्वर्णकाल के जन्मदाता है भारतेंदु जी, उस स्वर्णकाल के जन्मदाता है भारतेंदु जी। आज के समय में हम जितना भी साहित्य पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल का जो साहित्य है उसकी कोई सीमा नहीं है, अथाह साहित्य भरा पड़ा है। और उस संपूर्ण साहित्य के जन्मदाता थे भारतेंदु जी। भारतेंदु ने ही आधुनिक साहित्य की नींव रखी थी। आधुनिक साहित्य के जन्मदाता यही और इन्हीं से भारतेंदु आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। इनकी जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा, वो 1868 ईस्वी में निकली थी। कवि वचन सुधा पत्रिका जो थी वो 1868 में निकली थी और उसी से ही आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है, 1868 से ही। वैसे जो है 1843 से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन 1843 से लेकर 1868 का जो काल है वो संक्रमण काल कह सकते हैं, मध्य काल कह सकते हैं, जिसमें क्या है कि ये दोनों रीतिकाल और इनकी जो थी आधुनिक काल का पूर्व काल कह सकते हैं। और इस तरह से इन दोनों के मध्य की विचारधारा जो थी उस समय मध्य का काल था। उस समय ने तो रीतिकाल से संबंधित कोई रचना लिखी जा रही थी, रीति परंपरा का निर्वाह होता है ना आधुनिक काल का। तो ये जो काल था उसका जो मध्य काल कह सकते हैं इन दोनों के बीच का, लेकिन 1868 से ही आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। तो जैसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं भारतेंदु जी, तो देखते हैं भारतेंदु जी के बारे में। भारतेंदु जी का जन्म जो है वो 9 सितंबर 1850 में हुआ था। बहुत ही छोटी आयु, 1850। कब हुआ था जन्म? 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और निधन हो गया था इनका 1885 ईस्वी में। निधन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। सिर्फ 35 वर्ष की अवस्था में, सिर्फ 35 वर्ष की अवस्था में लगभग 175 रचनाओं का निर्माण कर चुके थे। 175 रचनाओं का निर्माण ये कर चुके थे केवल 35 वर्ष की आयु में। ऐसा कहा जाता है कि 11 वर्ष की आयु में ही, कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपना रचना कार्य आरंभ कर दिया था, 11 वर्ष की अवस्था में ही। लेकिन फिर भी 35 वर्ष की आयु बहुत कम होती है। जहां हम लोग 35 वर्ष की आयु से अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, विशेषकर हम जैसे लोग जो तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो 35 वर्ष की अवस्था तक जाकर कहीं किसी जगह सेटल हो पाते हैं बड़ी मुश्किल से, ज्यादा 30 वर्ष तक। और 35 वर्ष के बाद वो सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बड़ा क्या करना चाहिए। वहां भारतेंदु जी 35 वर्ष की आयु में आधुनिक काल के जन्मदाता कहे जाने लगे, जिन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। उस समय के पत्रकारों और उस समय के साहित्यकारों द्वारा भारतेंदु की उपाधि में दी गई थी। इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र। इनका मूल नाम क्या था? इनका बाबू हरिश्चंद्र था। इनका जो जन्म स्थान है वो है काशी। जन्म स्थान इनका क्या है? काशी है। कबीर का जन्म भी काशी में हुआ था, हरिदास का जन्म भी काशी में, बड़ी बड़ी हस्तियों के जन्म काशी में ही हुए थे। तो वही की एक हस्ती ये थे भारतेंदु जी। जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी में और निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी को वाराणसी में। पूरा नाम था बाबू हरिश्चंद्र और पिता का नाम था बाबू गोपाल चंद्र गिरधरदास। ये गिरधरदास जी इनके पिता वो थे जो रीति काल के नीति कवि माने जाते हैं, रीति काल के प्रमुख नीति कवि माने जाते हैं। इनके गुरु थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनके गुरु थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। गुरु कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ इनका आना जाना रहता था। कहा? गिरधरदास जी जो बहुत बड़ी हस्ती थे, बहुत बड़े कवि थे। गिरधरदास जी नीति कवि थे, रीति काल के, ठीक है। और सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद।
तो ऐसे ऐसे गुरु थे, ऐसे इनके पिता थे, तो ऐसी प्रतिभा का होना स्वाभाविक ही था। उसके बाद देखते हैं हम कुछ और, देखते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत। उपनाम, भारतेंदु इनका उपनाम था। इसके अलावा ये रसा उपनाम से भी ब्रजभाषा में लिखते थे। किस नाम से? रसा उपनाम से। किस नाम से? लिख देता हूं, रसा उपनाम से। एक तो भारतेंदु इनकी उपाधि थी और रसा उपनाम से भी लिखते थे। काशी के संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। भारतेंदु ने अपने घर पर ही विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। 11 वर्ष की उम्र में काव्य सृजन आरंभ कर दिया था। वास्तविक नाम बाबू हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उस समय के पत्रकारों में साहित्यकार द्वारा 1880 ईस्वी में इनको उपाधि दी गई थी। भारतेंदु की जो बाबू हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में कब दी गई थी? भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में कब दी गई थी? हरिश्चंद्र की उपाधि कब दी गई थी? 1880 ईस्वी में। सॉरी, भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में दी गई थी। किनको? बाबू हरिश्चंद्र को। किनको? बाबू हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने किया था? उस समय के पत्रकारों और साहित्यकारों ने। किन्होंने किया था? उस समय के पत्रकारों और साहित्यकारों ने किया था। कुछ और भी देख लेते हैं। ये रसा उपनाम से भी लिखते थे। किस नाम से? रसा उपनाम से लिख देते, बताया जा चुका है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उनकी रचना का संकलन भारतेंदु ग्रंथावली नाम से 2 खंडों में किया है। भारतेंदु काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उनकी जो समस्त रचनाएं उनको संकलित करके उसको 2 खंडों में प्रकाशित किया था, जिसका नाम था भारतेंदु ग्रंथावली। क्या नाम था जिसका? भारतेंदु ग्रंथावली। उनकी समस्त रचनाओं का संकलन काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। किसने किया था? काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। भारतेंदु की काव्य कृतियों की संख्या लगभग 70 मानी जाती है और कुल इनकी रचनाएं लगभग 175 के लगभग इनकी रचनाएं मानी जाती है। इनकी काव्य कृतियां जो है उनकी रचनाएं लगभग 70 मानी जाती है। काव्य कृतियों की रचनाएं लगभग 70 मानी जाती है। प्रथम भाग में सभी रचनाएं उपलब्ध है। रचनाएं, इनकी जो रचनाएं हैं उनको आप देख सकते हैं। काव्य रचनाएं: फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेमाश्रु वर्णन। तो हम इस तरह से देख सकते हैं। पहला 1 नंबर पर है फूलों का गुच्छा, उसके बाद है प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेमाश्रु वर्णन। मतलब इन्होंने रचना तो बहुत सारी लिखी थी। तो मैंने क्या किया कि जो मतलब आसानी से याद हो सकती है या फिर जो महत्वपूर्ण है, या जो आसानी से याद हो सकती है या फिर जो महत्वपूर्ण है, उनको मैंने यहाँ संकलित किया है। तो हम कह सकते हैं प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी और प्रेमाश्रु वर्णन। प्रेमाश्रु वर्णन एक बार फिर बोल देता हूँ। प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेमाश्रु वर्णन। वो प्रेम वाली थी। ये तन्मय लीला, ये लीला वाली है। तन्मय लीला, दान लीला, राम लीला और होली। कौन सी है? तन्मय लीला, दान लीला और राम लीला। तन्मय लीला, दान लीला और राम लीला। तन्मय लीला, दान लीला और राम लीला। होली, बकरी विलाप, बकरी विलाप महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। बकरी विलाप, होली भी इनका महत्वपूर्ण है। गीत गोविंदानंद, कृष्ण चरित, मधु मुकुल। गीत गोविंदानंद, कृष्ण चरित, मधु मुकुल, सतसई श्रृंगार, सतसई श्रृंगार, उत्तरार्थ, भक्तमाल, प्रातः समीरण, प्रबोधिनी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रबोधिनी कविता, प्रबोधिनी, विनय, प्रेम पचासा, वर्षा विनोद, राग संग्रह है। बंदर सभा महत्वपूर्ण है। और उर्दू का श्यापा महत्वपूर्ण है। उर्दू का श्यापा। तो देख सकते हैं कौन कौन सी? तन्मय लीला, दान लीला, राम लीला। तन्मय लीला, दान लीला और राम लीला। तन्मय लीला, दान लीला और राम लीला। उसके अलावा बकरी विलाप महत्वपूर्ण है। प्रबोधिनी महत्वपूर्ण है। सतसई श्रृंगार महत्वपूर्ण है। बंदर सभा महत्वपूर्ण है। और उर्दू का सयापा, उर्दू का सयापा, उर्दू का सयापा याद रख लेना आप लोग। इसके बाद हम देखते हैं इनके नाटकों के बारे में। इनका जो प्रथम नाटक माना जाता है वो विद्या सुंदर को माना जाता है। प्रथम नाटक जो माना जाता है वो विद्या सुंदर को माना जाता है। विद्या सुंदर जो, अब पहले हम बात करेंगे प्रथम नाटक की। जब हम प्रथम नाटक की बात करते हैं तो प्रथम नाटक इनका कौन सा है? विद्या सुंदर। हम केवल अगर प्रथम नाटक की बात करते हैं तो नाटक है इनका विद्या सुंदर। अगर हम बात करते हैं अनुदित नाटक की, प्रथम अनुदित नाटक की, तो वो भी विद्या सुंदर ही है। और अगर हम करते हैं प्रथम मौलिक नाटक की तो वो है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। अगर हम प्रथम मौलिक नाटक की बात करते हैं, अगर हम प्रथम मौलिक नाटक की बात करें, 3 प्रकार की बातें आ जाती है कि भारतेंदु का प्रथम नाटक कौन सा था, तब आएगा विद्या सुंदर। भारतेंदु का प्रथम नाटक कौन सा था, तो नाम आएगा विद्या सुंदर। भारतेंदु का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा था, तो भी नाम आएगा विद्या सुंदर। और अगर ऐसा है कि भारतेंदु की का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। तो कौन सा आएगा? वैदिकी हिंसा, हिंसा न
भवती। जो विद्या सुंदर है इसकी रचना कब हुई थी? विद्या सुंदर की रचना हुई थी 1868 ईस्वी में। कब हुई थी? 1868 में। और वैदिक हिंसा न भवती की रचना हुई थी 1873 ईस्वी में। पहले क्या था कि अनुवाद का बहुत अधिक प्रचलन था, तो अनुवाद अधिक किए जाते थे, अनुवाद अधिक किए जाते थे इसी वजह से, ठीक है ना। और इनका अंतिम नाटक जो है वो सती प्रताप माना जाता है, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अंतिम नाटक जो है वो सती प्रताप माना जाता है। अंतिम नाटक इनका कौन सा माना जाता है? सती प्रताप माना जाता है, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो अधूरा था, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। जो क्या है? अधूरा था और जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। कौन सा? सती प्रताप, 1883 ईस्वी। अब हम पढ़ते हैं इनके सबसे पहले अनुदित नाटक। अनुदित नाटकों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है विद्या सुंदर, 1868 ईस्वी विद्या सुंदर, 1868 ईस्वी विद्या सुंदर। फिर 1868 ईस्वी रत्नावली। फिर आता है 1873 ईस्वी पाखंड विडंबन। फिर 4 नंबर पर आता है 1873 ईस्वी धनंजय विजय। फिर आता है 1875 ईस्वी कर्पूर मंजरी। फिर आता है 1877 ईस्वी भारत जननी। और फिर आता है 1878 ईस्वी मुद्रा राक्षस और 1880 ईस्वी दुर्लभ बंधु। ये 8 जो है इनके नाटक है। कितने नाटक है इनके? 8 नाटक है। कितने नाटक है? 8 नाटक है। ये कौन से है? अनुदित नाटक। अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? 8। मौलिक नाटकों की कितनी संख्या थी? 9। कुल कितने नाटक थे? 17। नाटकों की संख्या बात करते हैं हम कि अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? 8। मौलिक नाटकों की कितनी संख्या थी? 9। और कुल नाटक कितने थे? 17। तो भारतेंदु ने कुल नाटक कितने लिखे थे? 17 नाटक लिखे थे। भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे थे। किसने? भारतेंदु जी ने कुल 17 नाटक लिखे थे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं नाटकों को। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में विद्या सुंदर, इनका जो पहला अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। 1868 में ही रत्नावली, 1868 में ही रत्नावली है। उसके बाद है 1873 ईस्वी पाखंड विडंबन, 1873 ईस्वी में धनंजय विजय। फिर 1875 ईस्वी में कर्पूर मंजरी, 1877 में भारत जननी, 1878 में मुद्रा राक्षस, 1880 ईस्वी में दुर्लभ बंधु। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक ये है कि भारतेंदु के अनुदित नाटक विद्या सुंदर और रत्नावली में, भारतेंदु के अनुदित नाटक विद्या सुंदर और रत्नावली में क्या है? पाखंड का विडंबन और धनंजय की विजय, धनंजय की विजय दिखाई गई है। ठीक है। भारतेंदु के अनुदित नाटक विद्या सुंदर और रत्नावली में, किसमें? भारतेंदु के अनुदित नाटक विद्या सुंदर और रत्नावली में पाखंड का विडंबन और धनंजय की विजय दिखाई गई है। पाखंड का विडंबन और धनंजय की विजय दिखाई गई है तथा या क्योंकि इन नाटकों की नायिकाएं, इन नाटकों की नायिकाएं कौन कौन सी है? कर्पूर मंजरी व भारत जननी। इन नाटकों की नायिकाएं कर्पूर मंजरी में भारत जननी
क्योंकि कर्पूर मंजरी में भारत जननी मुद्रा राक्षस को भी मुद्रा राक्षस को भी दुर्लभ बंधु मानती है। इसमें सभी आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे अभी देख लेते हैं हम। भारतेंदु के अनुदित नाटक, तो ये क्या आ गया, भारतेंदु नाम भी आ गया साथ का साथ, ताकि हमें याद रहे भारतेंदु के साथ साथ भारतेंदु नाम भी आ गया, भारतेंदु के, और ये भी आ गया कि अनुदित नाटक है। वैसे तो दोनों की ट्रिक बनाई हुई है मैंने, अनुदित और बगैर अनुदित आप दोनों याद कर सकते हैं, दोनों की ट्रिक बनाई हुई है, दोनों अलग अलग बताए जाएंगे, तो आप एक याद रख लेंगे तो दूसरे अपने आप याद रह जाएगा कि दूसरे मतलब अनुदित है और एक मौलिक है। लेकिन फिर भी मैंने ये ट्रिक बनाई है थोड़ी सी कि भारतेंदु के अनुदित नाटक कौन से, विद्या सुंदर और रत्नावली। भारतेंदु के अनुदित नाटक विद्या सुंदर और रत्नावली में पाखंड का विडंबन और धनंजय की विजय दिखाई गई है। भारतेंदु के अनुदित नाटक विद्या सुंदर और रत्नावली में पाखंड का विडंबन और धनंजय की विजय दिखाई गई है, क्योंकि इन नाटकों की नायिकाएं कौन कौन सी नायिकाएं, कर्पूर मंजरी तथा भारत जननी, कर्पूर मंजरी व भारत जननी मुद्रा राक्षस को भी दुर्लभ बंधु मानती है, मुद्रा राक्षस को भी दुर्लभ बंधु मानती है। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं इनके नाटक जो अनुदित नाटक है, अनुदित नाटक कौन कौन से हैं कि भारतेंदु के अनुदित नाटक विद्या सुंदर और रत्नावली में, किसमें, भारतेंदु के अनुदित नाटक विद्या सुंदर और रत्नावली में पाखंड का विडंबन और धनंजय की विजय दिखाई गई है, पाखंड का विडंबन और धनंजय की विजय दिखाई गई है, क्योंकि इन नाटकों की नायिकाएं कौन कौन सी नायिकाएं, कर्पूर मंजरी और भारत जननी मुद्रा राक्षस को भी दुर्लभ बंधु मानती है, मुद्रा राक्षस को भी दुर्लभ बंधु मानती है। इनके सन है, दो है 1868 ईस्वी में, उसके बाद 1872 ईस्वी में, उसके बाद 1873 ईस्वी में, उसके बाद 1875 ईस्वी में, उसके बाद 1877 ईस्वी में, उसके बाद 1878 में, उसके बाद 1880 में। इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। ट्रिक कैसे अपनाएंगे, ऐसे ट्रिक अपना सकते हैं। देखो पहले दो नाटक कब है, 1868 में, ये एक हो गया, एक सारणी होगी। पहले अनुदित नाटकों को बता रहा हूं, ये दो हो गए 1868 में विद्या सुंदर और रत्नावली, दोनों 68 में है। दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी में हम ले लेंगे तीन नाटकों को। तीन को कैसे लेंगे, 1872 ईस्वी और 1873 ईस्वी और 1875 ईस्वी। उसके बाद आता है 1877 ईस्वी, 1878 ईस्वी और 1880 ईस्वी। देखिए ये तीन सारणी अपने पास बन गई है, 1 2 और 3। कैसे बनी है ये देखिए, 1868 एक जैसी है, कोई समस्या नहीं है। पहले दोनों नाटक कब है, 1868 से। आप ये मत सोचना कि याद नहीं हो पाएंगे, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। और याद करने का प्रयास करोगे तो थोड़ा बहुत कोई भूल भी जाता है, तो वहां उस ऑप्शन को देखकर हमारे दिमाग में आ जाती है बात। लेकिन जब आप घबरा जाते हैं, याद करने का प्रयास भी नहीं करते, तो समस्या हो जाती है। आप ये मत मतलब कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत रखिए, फल अपने आप मिलेगा। अगर कर्म में वास्तव में ताकत होगी तो फल अपने आप मिल गए, क्योंकि फल जो है वो कर्म पर ही निर्भर करता है। और अगर हम फल की चिंता करते हैं तो फिर फल की चिंता करने से फल कभी प्राप्त नहीं होता। फल हमेशा तभी प्राप्त होता है जब हम कर्म करते हैं। तो हमें चिंता केवल कर्म की करनी चाहिए और कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो उसी श्रेणी के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दो जो है वो 1868 में है, एक सारणी होगी। अब देखो 1872, इसमें एक जोड़ा 1873, इसमें दो जोड़े 1875, 1 और 2 का क्रम बनता है 1872 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1875 ईस्वी। फिर आता है 1877 प्लस 1 1878 और प्लस 2 1880। तो बड़ा ही आसान हो गया।
1868 1868 1868 1868 1872 73 और 75 1872 73 और 75 उसके बाद 1877 1878 और 1880 ईस्वी। इस तरह से आप भारतेंदु के अनुदित नाटकों को याद कर सकते हो। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि भारतेंदु ने अपने अनुदित नाटक विद्या सुंदर और रत्नावली में पाखंड का विडंबन और धनंजय की विजय दिखाई है। भारतेंदु ने अपने अनुदित नाटक विद्या सुंदर और रत्नावली में पाखंड का विडंबन और धनंजय की विजय दिखाई है, क्योंकि इन नाटकों की नायिकाएं कर्पूर मंजरी और भारत जननी मुद्रा राक्षस को भी दुर्लभ बंधु मानती है। इसके सन है 1868 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1878 ईस्वी और 1880 ईस्वी। इस तरह से ये थे भारतेंदु के अनुदित नाटक। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं भारतेंदु जी के बारे में। भारतेंदु के मौलिक नाटक। जब हम भारतेंदु के मौलिक नाटकों की बात करते हैं तो भारतेंदु के मौलिक नाटकों में सबसे पहले आता है 1873 ईस्वी में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति पहला नाटक आता है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। दूसरा आता है सत्य हरिश्चंद्र। 1875 ईस्वी। 3 नंबर पर आता है 1875 ईस्वी प्रेम जोगिनी। तीसरा आता है प्रेम जोगिनी। 4 नंबर पर आता है चंद्रावली नाटिका। 4 नंबर पर हमारे पास आता है चंद्रावली नाटिका 1876 ईस्वी। 5 नंबर पर विशेष्य विष्मोषधम 1876 ईस्वी। विशेष्य विष्मोषधम 1876 ईस्वी। फिर आता है 1880 ईस्वी भारत दुर्दशा। 1880 ईस्वी भारत दुर्दशा। 7 नंबर पर नील देवी 1881 ईस्वी। 8 नंबर पर अधेर नगरी 1881 ईस्वी। 9 नंबर पर सती प्रताप 1883 ईस्वी। 9 नंबर पर सती प्रताप 1883 ईस्वी, जो इनका अंतिम नाटक माना जाता है। सती प्रताप जो इनका अंतिम नाटक माना जाता है। कैसे सन याद करेंगे? 1873, फिर पहले आएगा 1873 ईस्वी, उसके बाद 275, 276, फिर 80, फिर 281 और फिर 83, फिर 80, 281 और फिर 83। इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। इनको याद करने की भी एक आसान सी ट्रिक है, हम देख सकते हैं क्या है ट्रिक। वो भारतेंदु के कौन से नाटकों को याद करने की? मौलिक नाटकों को याद करने की। भारतेंदु के मौलिक नाटकों को याद करने की ट्रिक है कि भारतेंदु की वैदिकी हिंसा से नाराज होकर, भारतेंदु की वैदिकी हिंसा से नाराज होकर, किससे? भारतेंदु की वैदिकी हिंसा से नाराज होकर सत्य हरिश्चंद्र ने प्रेम जोगनी और रत्नावली को विष देकर मार डाला। फिर बोलो, भारतेंदु की वैदिकी हिंसा से नाराज होकर, वैदिकी हिंसा मतलब वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाटक। वैदिकी हिंसा से तात्पर्य वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। भारतेंदु की वैदिकी हिंसा से नाराज होकर सत्य हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु की वैदिकी हिंसा से नाराज होकर सत्य हरिश्चंद्र ने चंद्रावली, प्रेम जोगिनी और चंद्रावली को विष देकर मार डाला। प्रेम जोगिनी और चंद्रावली को विष देकर मार डाला। इस कारण या इसी कारण भारत दुर्दशा के कारण नील देवी अंधेर नगरी में जाकर सती हो गई। भारत दुर्दशा के कारण नील देवी अंधेर नगरी में जाकर सती हो गई। एक बार लिख देता हूं मैं आप लोगों को, क्या है कि भारतेंदु की वैदिकी हिंसा से नाराज होकर, भारतेंदु की वैदिकी हिंसा से नाराज होकर सत्य हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु की वैदिकी हिंसा से नाराज होकर सत्य हरिश्चंद्र ने प्रेम जोगिनी
चंद्रावली को, प्रेम जोगिनी चंद्रावली को विष देकर मार डाला। ठीक है, विष का मतलब हो गया विशेष्य विषमोषधम, विशेष्य विषमोषधम। ठीक है, भारतेंदु की वैदिकीय हिंसा से नाराज होकर सत्य हरिश्चंद्र ने प्रेम जोगिनी चंद्रावली को विष देकर मार डाला तथा भारत दुर्दशा के कारण भारत दुर्दशा के कारण नील देवी अंधेर नगरी में जाकर सती हो गई। सती से तात्पर्य सती प्रताप, सती हो गई। देख सकते हैं भारतेंदु की वैदिकीय हिंसा से तात्पर्य है वैदिकी हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा से तात्पर्य वैदिकी हिंसा न भवति। नाराज होकर सत्य हरिश्चंद्र से तात्पर्य सत्य हरिश्चंद्र। ये कौन से नाटक है? ये सभी इनके हैं मौलिक नाटक। कौन से नाटक? मौलिक नाटक। भारतेंदु की वैदिकी हिंसा से नाराज होकर सत्य हरिश्चंद्र ने प्रेम जोगिनी और चंद्रावली को विष देकर, विष से तात्पर्य विषस्य विषमोषधम देकर मार डाला तथा भारत दुर्दशा के कारण नील देवी और अंधेर नगरी में जाकर सती हो गई। सती से तात्पर्य सती प्रताप। इनके सन को भी बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? पहला नाटक कौन सा है इनका? वैदिकी हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा न भवति कब है? 1873 ईस्वी। वैदिकी हिंसा न भवति 1873 ईस्वी। उसके बाद 1875 ईस्वी, फिर 1876 ईस्वी। तो कैसे आसान किया जा सकता है इसे? एक मिनट, ठीक है। पहला 1873 ईस्वी, पहला 1873 ईस्वी, फिर दो आ जाएंगे 1875 और 1875, 1875, फिर आ जाएगा 1876 और 1876 ईस्वी, फिर आ जाएगा 1876 और फिर 1876 ईस्वी। उसके बाद आएगा 1880 और 1881 और 1883। कौन सा रह गया? 1873, 1875, 1875 और 1876, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 1881। तो ये भी इसी तरह रहेगा 1881, 81 और 83। ठीक है। अब एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ किस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे अलग अलग बता रखे मैंने। कैसे बताया कि भारतेंदु की वैदिकी हिंसा से नाराज होकर सत्य हरिश्चंद्र ने प्रेम जोगिनी चंद्रावली को विष देकर मार डाला। कितने नाटक हो गए? कुल 5 नाटक। कितने हुए? 5 नाटक। पांचों का सन क्या होगा? पहला होगा 1873 ईस्वी में, दूसरा 75 में, तीसरा भी 75 में। ठीक है। पहला कब होगा? 1873 ईस्वी में, दूसरा 75 में, तीसरा भी 75 में और चौथा 76 में और ये भी 76 में। ठीक है। कितने हो गए? बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ। ये पहला कब है? 3 नाटक। पहला कितनी श्रेणी का? 5 है। 1873 में, फिर उसके बाद 1875 और 2, फिर 1876 और 1876। ये अपनी पहली ट्रिक खत्म हो जाती है। 1873, फिर 1875, 75, 1876, 76। ठीक है। अब होती है दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक में हमारे पास कितने नाटक बचते हैं? 4 नाटक। क्या है? भारत दुर्दशा के कारण नील देवी अंधेर नगरी में जाकर सती होगी। भारत दुर्दशा के कारण, तो भारत दुर्दशा कब है? 1880 में। फिर पीछे बच गए 3, तो नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी 1881 में और भारत दुर्दशा
83 में। इसमें भी 2 की श्रेणी बन जाती है, लेकिन ये 5 4 है तो फिर 3 की 2 1 2 1 की श्रेणी रहेगी। 1880 में, 1881 में, 81 में, 1883 में। ये इतनी मेहनत इसलिए की जा रही ताकि आपको याद हो सके। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं भारतेंदु के उपन्यास। तो भारतेंदु के उपन्यास की जब हम बात करते हैं तो भारतेंदु के उपन्यास है हमीरहट, रामलीला, सुलोचना, शीलवती और सावित्री चरित्र। हमीरहट, रामलीला, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित्र, ये है इनके उपन्यास। कौन कौन से हैं? हमीरहट, रामलीला, सुलोचना, शीलवती, सुलोचना, शीलवती और सावित्री चरित्र, सुलोचना, शीलवती और सावित्री चरित्र। इतिहास ग्रंथ है इनके कश्मीर कुसुम, बूंदी का राजवंश और बादशाह दर्पण। कौन कौन से इनके इतिहास ग्रंथ? कश्मीर कुसुम, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण और बूंदी का राजवंश, और बूंदी का राजवंश। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण और बूंदी का राजवंश, ये इनके है प्रमुख इतिहास ग्रंथ। उसके बाद निबंध देखते हैं। निबंध की जब हम बात करते हैं तो इनका निबंध है सभी जाति गोपाल की, सभी जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव, बंग भाषा की कविता और नाटक, बंग भाषा की कविता और नाटक, बंग भाषा की कविता और नाटक। ये आ गया हमारे पास नाटक, ये आ गया हमारे पास नाटक जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आ गया हमारे पास नाटक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से हैं? सभी जाति गोपाल की, निबंध कौन से हैं? सभी जाति गोपाल की। इसके अलावा एक बात और भी आती है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो ये कुछ जगह निबंध बताए गए हैं और कुछ जगह इसको आत्मकथा भी बताया गया है। किसकी? भारतेंदु की आत्मकथा भी बताया गया है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कौन कौन से निबंध है इनके? सभी जाति गोपाल की, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इसके अलावा नाटक है। इसके अलावा कौन सा है इनका निबंध? नाटक। उसके अलावा है मित्रता, मित्रता, जयदेव, बंग भाषा की, प्रमुख रूप से ये सब जाति गोपाल की, मित्रता, कुछ आप बीती कुछ जग बीती और नाटक है। ये जो नाटक है इसका नाम तो है नाटक, लेकिन है ये क्या? निबंध है। ये ध्यान रख लेना, इसका नाम तो है नाटक, लेकिन है ये क्या? निबंध। किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध नाम से ये क्या है? नाटक है, और जिसे हिंदी आलोचना का आधारशिला ग्रंथ कहा जाता है। हिंदी आलोचना का आधारशिला ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे हिंदी आलोचना का आधारशिला ग्रंथ। किसका? हिंदी आलोचना। कितने नाम आ गए? 3 नाम, नाटक, निबंध और आलोचना। तो नाटक नाम है निबंध का, क्या है? भारतेंदु का निबंध है जिसका नाम तो है नाटक, लेकिन उसे कहा क्या जाता है? हिंदी आलोचना का आधारशिला ग्रंथ। हिंदी आलोचना का आधारशिला ग्रंथ, आप ध्यान में रखना। उसके बाद आते हैं पत्रिकाएं। पत्रिकाओं की जब बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा, साप्ताहिक भी थी, पाक्षिक भी थी, मासिक भी थी, काशी से प्रकाशित होती थी। और भारतेंदु का जन्म कहाँ हुआ था? भारतेंदु का जन्म भी काशी में ही हुआ था। क्या थी? कवि वचन सुधा पत्रिका, कवि वचन सुधा पत्रिका, कवि वचन सुधा पत्रिका, कवि वचन सुधा पत्रिका, जिसका प्रारंभ कब किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? 1873 ईस्वी में। कब किया था? 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में, जो पाक्षिक भी थी, जो साप्ताहिक भी थी, जो पाक्षिक भी थी और जो मासिक भी थी, सभी अंक इसके निकलते थे। इसके साप्ताहिक अंक भी निकलते थे, पाक्षिक भी निकलते थे और मासिक भी निकलते थे। तो ये थी कवि वचन सुधा पत्रिका। जो कवि वचन सुधा पत्रिका है, इसी से ही आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। कवि वचन सुधा पत्रिका से ही आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। उसके बाद आता है इनकी जो दूसरी है वो है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1873 ईस्वी में आई थी। हरिश्चंद्र मैगजीन जो बनारस से प्रकाशित होती थी। कहां से? बनारस से। और ये कहां से होती थी? काशी से। और ये बनारस से प्रकाशित होती थी। और जो मासिक थी कौन सी? हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन ही
8 अंकों के पश्चात हरिश्चंद्र मैगजीन ही 8 अंकों के पश्चात हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई थी। क्या हो गई थी? हरिश्चंद्र चंद्रिका 1876 ईस्वी में। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं हरिश्चंद्र मैगजीन की तो उसका काल जो माना जाएगा 1873 ईस्वी में। अगर हम बात करते हैं हरिश्चंद्र चंद्रिका की तो उसका काल माना जाएगा 1874 ईस्वी में। क्या माना जाएगा? 1874 ईस्वी में। ठीक है, तो क्या था? जो कवि वचन सुधा थी वो साप्ताहिक थी, पाक्षिक थी और मासिक भी थी। साप्ताहिक थी, पाक्षिक थी और मासिक भी थी और काशी से प्रकाशित होती थी। और जो थी हरिश्चंद्र मैगजीन वो 1874 ईस्वी में आई, 1873 ईस्वी में आई थी, 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और कहां से होती थी? बनारस से, और वह केवल मासिक थी। उसके बाद 1874 ईस्वी में बात करते हैं तो 1875 ईस्वी में बात करते हैं तो बाला बोधिनी ये मासिक थी, ये भी बनारस से प्रकाशित होती थी। और नारी शिक्षा के लिए लिखने वाली, यह नारी शिक्षा को समर्पित ये प्रथम पत्रिका थी। नारी शिक्षा को समर्पित प्रथम पत्रिका थी। इन्होंने 1873 ईस्वी में तदीय समाज की भी स्थापना की थी। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में तदीय समाज की भी स्थापना की थी। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में तदीय समाज की भी स्थापना की थी। भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक भी कहा जाता है। भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं भारतेंदु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि भारतेंदु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है अंधेर नगरी। भारतेंदु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है अंधेर नगरी, जो सत्ता की विवेकहीनता का रूप प्रदर्शित करता है या जो भारत की दुर्दशा का चित्रण करता है। भारत की दुर्दशा का चित्रण भी करता है। भारतेंदु ने सर्वाधिक नाटक विधा पर लिखा था। किस विधा पर लिखा था? नाटक विधा पर लिखा था। भारतेंदु रचित नाटकों की संख्या 17 है। कोई समस्या नहीं है, पता ही है। भारतेंदु रचित नाटकों की संख्या कितनी है? 17 है। भारतेंदु रचित नाटकों की संख्या कितनी है? 17 है, जिसमें अनुदित नाटकों की संख्या 8 है और मौलिक नाटकों की संख्या 9 है। अनुदित नाटकों की संख्या 8 है और मौलिक नाटकों की संख्या 9 है। अर्थात जो मौलिक है वो ज्यादा है और जो अनुदित है वो कम है। मौलिक है वो ज्यादा है और जो अनुदित है वो कम है। उसके बाद है कविता वर्धनी सभा की स्थापना भी भारतेंदु द्वारा की गई थी। किस सभा की? कविता वर्धनी सभा। और भारतेंदु रचित खड़ी बोली की कविता है फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली की कविता है कौन सी है? फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। फूलों का गुच्छा। अब आप सोचेंगे कि मैं खड़ी बोली की बात कैसे कर रहा हूँ, और अभी मैं पहले लगभग 70 कविताओं या काव्य रचनाओं की बात कर चुका हूँ और इतनी सारी कविताएं जो बता चुका हूँ। उसके बाद अब ये 2 रचनाएं क्या बता रहा हूँ, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली में उनकी 2 रचनाएं हैं, फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। क्योंकि इन्होंने भारतेंदु ने क्या किया था, जो इनकी पद्य की भाषा थी, जो इन्होंने कविताएं लिखी थी वो लिखी थी इन्होंने ब्रज भाषा में, और जो गद्य लिखा था वह लिखा था खड़ी बोली में। अर्थात इनकी जो कविताएं थी, खड़ी बोली में जो कविताएं हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। खड़ी बोली की जो कविताएं हैं इनकी, उनकी संख्या बहुत ही कम है। क्योंकि भारतेंदु काल की भाषा की जब हम बात करते हैं तो क्या है, भारतेंदु काल की भाषा की जब हम बात करते हैं तो भारतेंदु काल की भाषा की में जो पद्य की भाषा थी वो ब्रज रही थी। पद्य की भाषा भारतेंदु काल में ब्रज रही थी और गद्य की भाषा जो थी वो खड़ी बोली हो गई थी। गद्य की भाषा जो थी वह खड़ी बोली हो गई थी, क्योंकि भारतेंदु काल से पहले रीति काल चला आ रहा था और रीति काल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ब्रज थी। रीति काल की प्रमुख भाषा ब्रज थी। काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज थी और राजभाषा थी फारसी। रीति काल की जो काव्य की भाषा थी वो ब्रज थी और राजभाषा जो थी वो फारसी थी। और रीति काल के बाद ही भारतेंदु काल आया, इसलिए यहाँ भी काव्य की भाषा जो थी वह कौन सी रही थी? ब्रज भाषा। और गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई थी। और भारतेंदु काल के बाद जैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं और सरस्वती पत्रिका का उद्भव होता है तो उसके बाद गद्य और पद्य दोनों की जो भाषा है वो खड़ी बोली हो जाती है। गद्य और पद्य दोनों की भाषा क्या हो जाती है? खड़ी बोली हो जाती है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए। भारतेंदु ने अपनी काल चक्र पुस्तक का नाम क्या था? काल चक्र में नोट दिया था कि हिंदी नई चाल में ढली। काल चक्र में एक नोट दिया था। क्या दिया था? कि हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली।
भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक शीर्षक निबंध को हिंदी आलोचना की आधारशिला कहा जाता है। भारतेंदु जी ने काव्य रचना के लिए ब्रज भाषा को उपयुक्त माना था। काव्य रचना के लिए किसको माना था, जैसा मैं बता चुका हूं पहले। और भारतेंदु जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? वल्लभ संप्रदाय में। किस संप्रदाय में? वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। भारतेंदु जी किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। उसके बाद आता है प्रबोधिनी। इनकी जो प्रबोधिनी शीर्षक कविता है उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है। किसका किया गया है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है। किसमें? प्रबोधिनी कविता में। किसमें? प्रबोधिनी कविता में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद तदीय सर्वस्व शीर्षक से 1874 ईस्वी में किया। किसका? नारद भक्ति सूत्र का। किसने? भारतेंदु ने। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व, तदीय सर्वस्व, तदीय सर्वस्व नाम से 1874 ईस्वी में किया। किसका? नारद भक्ति सूत्र का। नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद किया। सांडिल्य के भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती के नाम से अनुवाद किया। सांडिल्य के भक्ति सूत्र का, सांडिल्य के भक्ति सूत्र का वो किसका था? नारद की। और ये किसका है? सांडिल्य के भक्ति सूत्र का। किस नाम से किया? भक्ति सूत्र वैजयंती। भक्ति सूत्र वैजयंती, भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से अनुवाद किया। पंक्ति है कि बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत कर्म। बहुत हमने बढ़ाए धर्म, बहुत हमने बढ़ाए धर्म, फैलाया छुआछूत कर्म। तो देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पेरोडी, श्यापा, गाली, लावनी आदि शैली में कविता लिखी है। जो भारतेंदु की जो कविताएं हैं वो किसमें है? पेरोडी, श्यापा, लावनी, गाली आदि में है। किसमें है? पेरोडी, श्यापा, गाली, लावनी। पेरोडी, श्यापा, गाली, लावनी। पेरोडी, श्यापा, गाली, लावनी। पेरोडी, श्यापा, गाली, लावनी में उनकी कविताएं लिखी गई है। वो कहते हैं निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिट रहिए को सूल। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे रहिए को सूल। कौन कहते हैं? भारतेंदु जी। आगे देखते हैं कुछ पंक्ति है। रोबहु सब मिली अब हु भारत भाई, रोबहु सब मिली अब हु भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा देखी न जाई। रोबहु सब मिली आहा भारत भाई, रोबहु सब मिली आहा भारत भाई, अब भारत दुर्दशा देखी न जाई। फिर आता है ये बहुत ही शायद मुकरी है। भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। भीतर भीतर सब रस चूसे, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। क्यों सखी साजन, क्यों सखी जाहिर बात में अति तेज, जाहिर बात में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। जाहिर बात में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। जाहिर बात में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। मुँह जब लागे तब ना छूटे, मुँह जब लागे तब ना छूटे, मुँह जब लागे तब ना छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। मुँह जब लागे तब न छूटे, मुँह जब लागे तब न छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। पागल कर मोहि करे खराब, पागल कर मोहि करे खराब, क्यों सखी साजन। बताओ, आप ही बताइए क्या हो सकता है। एक बार फिर से बताता हूं क्या हो सकता है इसका उत्तर। पहली मान सकते हैं अपने, तो क्या हो सकता है इसका उत्तर। क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं कि मुँह जब लागे तब ना छूटे, मुँह जब लागे तब ना छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। पागल कर मोहि करे खराब, पागल कर मोहि करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। तो
किसकी बात चल रही है? शराब की बात। कुछ कथन है भारतेंदु जी के बारे में महत्वपूर्ण साहित्यकारों के, देख लेते हैं क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत सरलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार उन्होंने हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा करने वाले रचनाकार थे। हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। किसने? भारतेंदु ने। किसने खड़ा कर दिया था? भारतेंदु ने। ऐसा किसने कहा है? शुक्ल ने। क्या है? हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया था। हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया था। किसने? भारतेंदु ने। किसने? भारतेंदु ने। किसने कहा ऐसा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल चंद्रिका में प्रकट हुआ। कौन सी थी? हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो हरिश्चंद्र मैगजीन थी। कब तक मैगजीन थी? 1873 ईस्वी में वो क्या थी? हरिश्चंद्र मैगजीन थी। और 1876 में क्या हो गई थी? 8 अंकों पश्चात वो हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई थी। 1873 ईस्वी तक वो हरिश्चंद्र मैगजीन थी और 8 अंकों पश्चात 1874 ईस्वी में वो हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई थी। तो क्या कहते हैं? हिंदी गद्य का, यह एक बार परीक्षा में आ भी चुका है, हिंदी गद्य का ठीक ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल किसमें प्रकट हुआ था? हिंदी गद्य का ठीक ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल किसमें प्रकट हुआ था? ऐसी परिष्कृत की बात आती है तो हम अचानक से सरस्वती का नाम ले लेते हैं, लेकिन जब कथन की बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, हम लोग भी, ये जो प्रश्न आया था उस परीक्षा में मैं भी बैठा था, अब याद नहीं आ रहा किस परीक्षा का था, लेकिन मुझे याद है कि मैं सरस्वती कर आया था। क्योंकि परिष्कृत की जब भी बात आती है तो हम सरस्वती का नाम लेते हैं, क्योंकि तभी से भाषा का जो अधिक सुधार किया गया था हिंदी साहित्य में वो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया था। और किसके माध्यम से किया गया था? सरस्वती के माध्यम से ही किया गया था। लेकिन ये जो कथन है इसको हमें ध्यान रखना है। क्या है कथन? ये कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल चंद्रिका में प्रकट हुआ था। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसे जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर लिखते हैं कि अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल पर वे भारतेंदु एक और तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में आते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी तुलना की है। किस किस से की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु की तुलना की है। किससे की है? भारतेंदु की, कि अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल पर वे एक और तो पद्माकर और द्विजदेव और दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र। किस किस से की है? पद्माकर और द्विजदेव से। किससे? पद्माकर और द्विजदेव से। और दूसरा माइकल और हेमचंद्र से। किसकी तुलना की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी तुलना की है इनसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसने की है? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने की है? रामचंद्र शुक्ल ने। पद्माकर, द्विजदेव, माइकल और हेमचंद्र। पद्माकर, द्विजदेव, माइकल और हेमचंद्र की तुलना किससे की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये था हमारा भारतेंदु। भारतेंदु में अभी बहुत कुछ है, थोड़ा देखते हैं आगे और कोई वीडियो होगा उसके अंदर और बताएंगे। काफी लंबी होगी ये क्लास, तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये क्लास देखकर।